अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इको 401 के सिलसिले में बात करते हुए हम आज 23वें लेक्चर पर बात करेंगे। इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। हमने चारों की चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स की खूबियाँ देख ली है, उनके तारुफ भी देख लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राइस मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल करती हैं। आज हम बात करेंगे ओलिगोपली की, और ओलिगोपली में भी जो नॉन इंक्लूसिव है उसकी प्राइस मैकेनिज्म पर बात करेंगे कि वो प्राइस कैसे कंट्रोल करती है। उसके अलावा आपसे बात रहेगी कंपटीशन की, नॉन प्राइस कंपटीशन की, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आती है। और हम बात करेंगे एक्सटर्नैलिटी की, और लेक्चर के एंड में बात रहेगी आपसे मार्केट गुड की और पब्लिक गुड की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओलिगोपली में हमने जनाब कोल्यूसिव ओलिगोपली का तो देख लिया हमने कि वो इश्तराक कर लेती है और प्राइस सेट कर लेती है मोनोपोली की तरह से, ठीक है। अब नॉन कोल्यूसिव जो कि इश्तराक नहीं करती, वो प्राइस कैसे जनाब सेट करती है? इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि कोई भी एक मार्केट प्राइस कम करे, ठीक है। अब जब एक कोई भी फर्म प्राइस कम करेगी तो बाकी दीगर फर्म्स को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी चीज़ें तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो महंगी होगी, इस वजह से उन्हें प्राइस कम करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्राइस एक फर्म बढ़ाए। जब एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि वो ये सोचेंगी कि अच्छी बात है, ये प्राइस बढ़ा रही है तो इनका नुकसान होगा, इससे कौन खरीदेगा, महंगी चीज़ तो कोई भी नहीं खरीदता। तो फिर इस सूरत में बाकी जो फर्म होंगी वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। पहले पैराग्राफ में ये दो बातें ही लिखी हुई हैं। ये तो बिल्कुल सादा सी बात थी, आपको पता लग गई। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है इलास्टिक डिमांड। देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें लिखा हुआ है कि जब एक फर्म अपनी कीमत बढ़ाएगी तो दूसरी नहीं बढ़ाएंगी, तो उस फर्म की जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक का मतलब ये है कि उससे चीज़ें खरीदना लोग छोड़ देंगे और दूसरे से खरीदना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यह है इलास्टिक। इसी तरह दूसरी बात मैंने की कि जब एक फर्म कीमत बढ़ाए, एक फर्म कीमत जब कम करेगी तो बाकियों को भी कम करनी पड़ेगी। ऐसी सूरत होगी जब तमाम की तमाम फर्म्स कीमत कम कर देगी तो जिस फर्म से जो कस्टमर चीज़ें खरीद रहा है वो उसी से खरीदता रहेगा, क्योंकि बाकी मार्केट में भी कीमतें सेम है, ठीक है। बाकी भी कीमत कम कर देंगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब यही है कि जिससे जो चीज़ें खरीद रहा है उसी से खरीदेगा, लचक नहीं होगी, स्विच नहीं करेगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि इलास्टिक डिमांड होगी कब? जब एक फर्म अपनी कीमत बढ़ाएगी तो उस फर्म की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इलास्टिक का मतलब यही होता है ना कि उससे चीज़ें खरीदना लोग छोड़ देंगे। डिमांड कम हुई तो उसकी क्वांटिटी क्या हुई? कम हुई। देखें मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उसकी प्राइस थी इतनी, ठीक है। अब उसने क्या किया जनाब, और इस प्राइस पे जो मैंने ये रेड किया, इस प्राइस पे जो उसकी क्वान्टिटी थी वो कहाँ थी? इस मकाम पे थी, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया? प्राइस बढ़ाई है। प्राइस कितनी बढ़ाई है? देखें बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ाई है, ठीक है। लेकिन उसकी क्वांटिटी में डिस्टेंस देखें कितना कम हुआ है, सही है। पहले उसकी क्वांटिटी ये ज़्यादा थी और ये फिर क्या हो गई? कम हो गई। मतलब उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई? कम हो गई, उसकी चीज़ें कम फरोख्त हुई। तो ये है इलास्टिक। एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस ये है, अच्छा जी, दूसरा केस ये था कि जब एक फर्म कीमत कम करेगी तो बाकी फर्म भी कीमत कम कर देगी। ऐसी सूरत में क्या था? इन इलास्टिक था। इन इलास्टिक से मुराद ये है कि जो चीज़ें एक उसी फर्म से खरीद रहे थे तो लोग उसी फर्म से चीज़ें दोबारा खरीदते ही रहेंगे, क्योंकि बाकियों ने भी कीमत कम की तो इसने भी कीमत कम कर दी। तो उस सूरत में क्या होगा? जो क्वांटिटी है वो तकरीबन क्वांटिटी जो डिमांड है वो सेम की सेम रहेंगी। अब देखें पहले प्राइस थी ये, ठीक है। अब किसी भी एक फर्म ने, इस फर्म के अलावा किसी भी एक फर्म ने कीमत कम कर दी तो क्या करेगा? ये फर्म भी कीमत कम कर देगा, जो कि दूसरी कीमत हो गई ये बड़ी लाइन वाली, ठीक है। अब कीमत देखिए कितनी कम हुई है, ये ज़्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिमांड में फ़र्क आया वो कितना हुआ है? सिर्फ इतना सा हुआ है, सही है। तो ये सारी बातें हैं। मतलब इन इलास्टिक और इलास्टिक से मुराद यही है कि चीज़ें उसी से खरीदते रहेंगे। इन इलास्टिक का मतलब है कि स्विच नहीं करेंगे, उसी से चीज़ें खरीदते रहेंगे। जबकि इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर किसी ने कीमत बढ़ाई तो जो कस्टमर है वो टूट जाएंगे, दूसरी फर्म जो कि सस्ती चीज़ें दे रहे हैं उससे खरीदना शुरू हो जाएंगे। जबकि इन इलास्टिक में इससे मुखालिफ होगा, ठीक है। ये है किंग डिमांड कर्व। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो डिमांड कर्व बनी है इसके दो पोर्शन क्यों बनाए गए? क्योंकि एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। बाकी जो डिमांड कर्व हम बनाते थे वो बिल्कुल ऐसे सीधी बना देते थे। इसमें ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सिचुएशन दो है, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी यूज ऑफ किंग डिमांड कर्व इज टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपली। जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, इसके दो सेगमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको अभी वाज़ेह किए हैं,
ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मोर इलास्टिक सेगमेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड लेस इलास्टिक सेगमेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज, ठीक है। लेस इलास्टिक का मतलब यही होता है कि इन इलास्टिक। उसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन। फर्म्स के दरमियान ज़रूरी नहीं है कि कीमतों का ही फ़र्क हो, ठीक है। कंपटीशन और भी हो सकता है, जो कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। जैसे किसी एक फर्म ने ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की है जबकि दूसरी ने नहीं की, तो ये कंपटीशन भी फर्म्स के दरमियान होता है। उसके बाद है ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इन ओलिगोपोली फर्म्स आर एबल टू अर्न सुपरनोवा प्रॉफिट, दिस इज़ आल्सो फीचर ऑफ मोनोपोली। तो ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब ओलिगोपोली जो है कोल्यूजन कर लेंगी तो वो एक जो है मोनोपोली की पावर रख सकेंगी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है, दिस इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद नॉर्मेटिव इश्यूज व्हाट शुड बी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की एक तरह से ये ब्रांच है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो ये कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके ये है, इट एनालाइज सोशल वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन इंडिविजुअल एंड कंप्राइज थ्योरी सोशल कंसीडर्ड। अच्छा, इसमें ये है, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कोई कार बनाई मैंने, तो उसके बनाने के लिए, उसके बनाने के मराहिल में जो पोल्यूशंस वगैरह जो जनरेट हुई, लैंड पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, तो उसको जो है ये हिफाजत देख रही होती है, उसको भी कंसीडर करवाती है ये। तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सोचने कंफ्यूज करने की कोशिश ये की है कि देखें, welfare economics is a branch of economics that use microeconomics techniques to simultaneously determine allocative efficiency with an economic and income distribution associated with it. तो अभी एक घुमा कर बात की है। allocative efficiency क्या थी, जब marginal revenue प्राइस के बराबर हो और ये सारी marginal cost के बराबर हो, ठीक है। अब जब marginal cost होगी और उसके मुकाबले में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस कदर हुई है, तो ये है। लेकिन आपको इसमें झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सादा से इसकी तारीफ याद कर दें। उसके बाद है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज द कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दैट अ फर्म हैज़ टू बियर। तो कोई भी फर्म अगर टीवी में कोई ऐड देती है या न्यूज़पेपर में कोई ऐड देती है, तो उसकी जो कीमत उसको पे करनी पड़ती है, वो जो है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कहलाती है। उसके बाद इस पैराग्राफ में वो ये लिख रहा है कि ये जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, इसमें जो पब्लिक या सोशल कॉस्ट जिसको मैं कहूँ, वो फर्म कंसीडर नहीं करती। अगर फर्म ये कंसीडर करे सोशल कॉस्ट से मुराद यही है कि अगर किसी एडवर्टाइजिंग में कोई मार धाड़ हो रही है, ठीक है, तो उस पर जो हमारे जहन पर मनफी असर आ जाएंगे। उसके अलावा कोई एडवर्टाइजिंग ऐसी है जो बच्चों के लिए सही नहीं है, तो इन चीज़ों को जो फर्म है वो कंसीडर नहीं करती। अगर फर्म इन चीज़ों को कंसीडर करे तो वो ऐड कम से कम करेगी। उसके बाद है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। मार्जिनल सोशल कॉस्ट या सोशल बेनिफिट मीन्स द कॉस्ट या बेनिफिट मे नॉट बी मनीटरी टर्म्स। मार्जिनल सोशल कॉस्ट या बेनिफिट जो है मनीटरी टर्म में नहीं होता। दिस इज बोर्न बाय और एक्योर्स टू सोसाइटी ऑन दी होल। देखिए, ये जो है ना मनीटरी टर्म में नहीं होता। अब जैसे पोल्यूशन की मैंने बात की, अब पोल्यूशन ऐड हुई माहौल में, तो क्या उसको मनीटरी टर्म में लेंगे, पैसे की मद में? नहीं ना। तो ये है सोशल कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ती है। या बेनिफिट, अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका बेनिफिट ज़्यादा है, तो ये बेनिफिट भी बता रहा है। अच्छा, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एट द फर्म इनकर्स। ये हमने अभी तारीफ पढ़ी प्राइवेट कॉस्ट के एडवर्टाइजिंग करने की जो होती है वो। एनी अदर कॉस्ट एट इज बोर्न बाय द सोसाइटी बिकॉज ऑफ नेशनल गुड। ये वही है, अदर कॉस्ट में ये वगैरह ऐड हो जाती है। उसके बाद इंतहा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी ये होती है कि देखिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो जो प्रोडक्शन करने वाला है उसको तो चलो पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी काम करने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं अगर वहाँ पे काम नहीं कर रहा तो मुझे क्या फ़ायदा है? वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसके बदले में जो पोल्यूशन माहौल में ऐड हो रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, उसके ज़रिए से मुझे सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पानी अगर मैं पी रहा हूँ तो वो पानी में मिलावट हो रही है। तो ये जो है पोल्यूशन का ऐड करना उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे काम नहीं करते या जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा उस इंडस्ट्री से, तो ये कहलाती है एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, बेनिफिशियल भी हो सकती है और जो है नुकसानदेह भी हो सकती है। बेनिफिशियल ये हो सकती है कि देखिए, अगर किसी ने कोई बाग लगाया है तो जो खुशबू आ रही है वो मेरे घर तक भी आ रही है, तो है तो ये एक्सटर्नैलिटी, लेकिन है पॉजिटिव, सही है। और इसी तरह अगर किसी ने कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाई है जिससे जो है बदबू
पैदा हो रही है, या जैसे मैंने बताया धुआं पैदा हो रहा है, तो मुझे तो नुकसान हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद है ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमने प्रोडक्शन करनी है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एक्सटर्नैलिटीज़, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि पोल्यूशन, वो क्या हो, कम से कम हो, या वेलफेयर इकोनॉमिक्स अप्लाई हो। तो a socially optimal level of production of a good means that level of production at which externality is fully internalized। ठीक है, इंटरनलाइज्ड कर लें या मिनिमाइज कर लें, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में। इक्विलिब्रियम प्राइस and quantity are determined at the intersection of the marginal social benefit curve and marginal social cost curve, and not the intersection of marginal private benefit demand and marginal private cost supply curve। ठीक है, a tax or a subsidy, in case of tax the price will be high and the supply curve will shift upward, and in the case of subsidy the price will be low and the supply curve will shift downward। Market failure is an imperfection in the price system that prevents an efficient allocation of the resources। ये सारी बातें मैं बताता हूँ ग्राफ में। देखिए, हमें पता है कि जो कोई भी फर्म है वो चीज़ें प्रोड्यूस करती है जब उसका MC जो है वो किसके बराबर हो जाए, MR के बराबर, या इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, ये तीन बातें बताई थी ना, ये है इसकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी, इस जगह पे कोई भी फर्म प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल यही था। अब इस जगह पे ये तो हो गई क्वांटिटी। अब प्राइस निकालने के लिए मुझे डिमांड कर्व पर इन्हिसार करना पड़ेगा, तो डिमांड कर्व पे जाके ये मैंने इसकी प्राइस निकाली, ये इसकी पहले प्राइस थी, इस पे फर्म ऑपरेट कर रही थी, मैक्सिमम चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी। अब हुआ ये कि जनाब एक्सटर्नैलिटीज़ वो देखी गई, और इसमें रोल प्ले किया किसने, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने जब एक्सटर्नैलिटीज़ देखी तो गवर्नमेंट ऐसी फर्म्स पे क्या करती है, टैक्स लगा देती है, और टैक्स लगाकर गवर्नमेंट वो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, तो ये है। अब जब टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या हुआ, जो नई सप्लाई कर्व हमने पढ़ा, सप्लाई कर्व क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो नए सप्लाई कर्व जो हुई वो MSC हो गई। ठीक है, अच्छा, इस सप्लाई कर्व पे जब मैं क्वांटिटी और प्राइस निकालूंगा तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, वही जो कर्व है उसके ज़रिए से ये MC जो कर्व है MR कर्व के साथ जहाँ इंटरसेक्ट होगी वो मेरा ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा फिर। ठीक है, इस पे ये क्वांटिटी ये आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी प्राइस है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एरो वाली। ठीक है, अब देखें ग्राफ से भी आपको साफ नज़र आ रहा है, जब टैक्स लगाया तो प्रोडक्शन में क्या हुई, कीमत महंगी हो गई। जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले क्वांटिटी इतनी थी, उसके बाद क्वांटिटी कम होकर इतनी हो गई है। ठीक है, टैक्स लगाने से सही हो गया। उसके अलावा देखिए, जब टैक्स लगाया तो दूसरी बात एक वाज़े ये भी है, टैक्स जब लगता है तो पहले कीमत इतनी प्राइस थी उसकी, अब टैक्स लगने के बाद जो उसकी प्रोडक्शन की प्राइस वो कितनी हो गई, बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई, P2 पे चली गई है। ठीक है, तो ये सारी बात थी। एक्सटर्नैलिटीज़ को इस तरह से भी कवर किया जाता है टैक्स लगाकर। ठीक है, और ये जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है ये फिर लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो ग्राफ दिया है ये देखें, ये केमिकल के लिए दिया गया है। तो केमिकल अगर हो माहौल में तो वो क्या करेगा, पोल्यूशन ही ऐड करेगा ना, यानी नुकसानदेह है। अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं, और मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं फूलों के हिसाब से, तो जो मेरी सप्लाई कर्व है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके साथ मैं आगे अपना जो सारे काम है वो मैं करूँगा। देखिए, फिर मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा इस मकाम पे। ठीक, और जो मेरी क्वांटिटी आ जाएगी, सॉरी प्राइस आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, प्राइस मेरी क्या हो जाएगी, कम। जब इस सूरत में प्राइस मेरी कम हुई, वो कैसे हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अच्छे काम करूं और अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करूं। ठीक है, तो जो बाग लगाना है ये गवर्नमेंट की नज़र में अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया ऑप्टिमम लेवल, और यहाँ पे जो मार्केट फेलियर है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड इज़ अ गुड विच गवर्नमेंट लाइक पीपल टू कंज्यूम मोर। ठीक है, मैरीगोल्ड ऐसी गुड होती है जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे पिछली मैंने मिसाल दी ग्राफ समझाते हुए कि बागबानी जो है उसको गवर्नमेंट पसंद करती है क्योंकि ये माहौल में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट करता है। ये मैंने एक मिसाल दी। इसके अलावा ये हो सकता है फूड स्टैम्प्स, हेल्थ केयर,
ठीक है। सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, तो हेल्थ केयर पे अगर कोई काम कर रहा है और गवर्नमेंट देखती है कि हाँ ये अच्छा काम है, इससे जो है लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट फाउंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी देन देयर वुड बी अ केस ऑफ सब्सिडी। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वही बात है कि जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होगी, जैसे फूल लगाना, कोई हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, और इस तरह के मामलात जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी और इस केस में सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद है जनाब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है पेपर में। पब्लिक गुड, अ पब्लिक गुड इज़ वन गुड हुज बेनिफिट्स आर indivisibly spread among the entire community whether or not a particular individuals desire to consume the good or not। अब यही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ़ायदा सबको हो, ठीक है, तमाम की तमाम पब्लिक को हो, चाहे कोई भी पब्लिक उसे कंज्यूम करे या ना करे। जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, अब जैसे लाहौर में स्ट्रीट लाइटिंग है, मैं बैठा हूँ कराची में, तो लाहौर की स्ट्रीट लाइट का मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन है ना, फ़ायदेमंद तो है। ठीक है। अब उसके अलावा जो है इसकी दो खसूसियत होती है पब्लिक गुड की, एक तो नॉन राइवल होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। नॉन राइवल से मुराद ये है कि देखिए जैसे लाहौर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे लिए कोई उसका नुकसान नहीं है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो मुझे भी वो दस्तियाब होंगी। ऐसा नहीं है कि लाहौर में अगर बिजली है तो मेरे पास नहीं होंगी इस वजह से, क्योंकि स्ट्रीट लाइटिंग है। तो नॉन राइवल से मुराद सादे लफ्ज़ों में मैं यही बता दूँ आपको कि एक शख्स अगर इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा के लिए वो ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है। और नॉन एक्सक्लूडेबल से मुराद ये है कि आप उसमें से निकाल नहीं सकते किसी भी शख्स को। ठीक है। अब जैसे स्ट्रीट लाइटिंग है, जो चाहे इस्तेमाल करे, आप किसी को रोक टोक नहीं सकते। तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।